Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the first lecture of relativity in which we will study about Galilean transformation. दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपेक्षिकता का ये हमारा प्रथम अध्याय है जिसमें हम गैलीलियन रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। In this lecture, we will discuss about coordinate frame, inertial and non-inertial frame of reference, and Galilean transformation. तो हम हमारे इस लेक्चर में निर्देशांक फ्रेम क्या है, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं एवं गैलीलियन रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट फ्रेम, तो सबसे पहले निर्देश तंत्र। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट फ्रेम? निर्देश तंत्र क्या है? बिफोर डिस्कसिंग अबाउट कोऑर्डिनेट फ्रेम, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन? तो विराम अवस्था किसे कहते हैं एवं गतिशील अवस्था क्या होगी? If the position of any particle or a group of particles changes with time, then it is said to be in motion. यदि किसी कण की स्थिति या कणों के समूह की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो कण गतिशील अवस्था में कहलाता है। तो किसी टाइम पर पार्टिकल हमारा यहां पर है, टाइम पास हो रहा है, समय गुजरता है, ये यहां से हटके यहां पर आ जाता है। तो टाइम के साथ में इसने पोजीशन अपनी चेंज की है, पहले इधर था अभी इधर आ गया है। इट मींस ये जो पोजीशन चेंज होती है समय के साथ, इसे हम गतिशील अवस्था कहते हैं। तो यदि किसी कण या कणों के समूह की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो कण गतिशील अवस्था में कहलाता है। इफ द पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल और अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट चेंज with time, then it is said to be at rest. एवं यदि किसी कण या कणों के समूह की स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, कितना भी टाइम गुजर जाए कण अपनी उसी अवस्था में बना रहता है, तो कण विरामावस्था में कहलाता है। तो अगर टाइम के साथ में पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी तो हमारा पार्टिकल मोशन में होगा, और टाइम के साथ में अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं होती है तो पार्टिकल हमारा रेस्ट में होगा। एनी पार्टिकल इज सेड टू बी इन एब्सोल्यूट मोशन इफ इट्स मोशन इज सीन with respect to a point which is always remain at rest in universe. तो यदि किसी कण की स्थिति हम एक ऐसे बिंदु के सापेक्ष देखें जो ब्रह्मांड में सदैव विरामावस्था में रहता है, तो कण परम गति की अवस्था में कहलाता है। तो एक पॉइंट हमारा रेस्ट में है, कभी भी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, और दूसरे पार्टिकल का मोशन, दूसरे कण की गति
हम स्थिर अवस्था में स्थित बिंदु या कण के सापेक्ष देखें तो कण हमारा परम गति की अवस्था में कहलाता है। Since there is no point in universe which always remain at rest, it means absolute rest and absolute motion is only an imaginary hypothesis। चूंकि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जो सदैव विरामावस्था में हो, इसलिए परम विरामावस्था एवं परम गति केवल काल्पनिक शब्द है। मीन्स एब्सोल्यूट रेस्ट एंड एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। इन रियल लाइफ द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। वास्तविक स्थिति में विरामावस्था एवं गतिशील अवस्था सापेक्ष अवस्थाएं होती है, क्योंकि हर पॉइंट मूव करेगा और किसी दूसरे पार्टिकल की पोजीशन हम फर्स्ट पार्टिकल के रिलेशन में लेते हैं, रेस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये जो मोशन होगा, ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, ये हमारी रिलेटिव होगी, अपेक्षिक होगी। नाउ कोऑर्डिनेट फ्रेम। अब पार्टिकल की पोजीशन हमको पता करनी है, कण की स्थिति हमें पता करनी है, तो हमको कुछ कोऑर्डिनेट फ्रेम की रिक्वायरमेंट होगी, निर्देश तंत्र की आवश्यकता होगी। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेट फ्रेम? In mechanics, the position of an object or an event is specified with the help of a set of 2 or 3 coordinates called a frame of reference। यांत्रिकी में किसी घटना या वस्तु की स्थिति हम 2 या 3 निर्देशांक की सहायता से दर्शाते हैं, और ये जो सिस्टम है जिसके अंदर 2 and 3 कोऑर्डिनेट हम यूज करते हैं, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र कहते हैं। अब अलग अलग कोऑर्डिनेट फ्रेम हो सकते हैं। अगर XYZ है तो हमारा कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस r थीटा फाई लेते हो तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, r फाई एंड z लेते हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड 1, 2 और 3 डायमेंशनल इफ 1, 2 or all the 3 coordinates are required to specify the corresponding position of the object in space which changes with time। तो यदि किसी कण की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें 1, 2 या सभी 3 निर्देशांकों की आवश्यकता हो तो कण की गति एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय कहलाती है। तो अगर केवल एक पार्टिकल से अगर केवल एक कोऑर्डिनेट से हमारा काम चल जाता है तो जो मोशन होगा वो 1 डायमेंशनल होगा। अगर 2 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है देन 2 डायमेंशनल मोशन, एंड अगर 3 कोऑर्डिनेट चाहिए किसी पार्टिकल की पोजीशन दिखाने के लिए तो वो जो मोशन होगा, वो जो गति होगी, उसे हम त्रिविमीय गति कहेंगे।
the object moves along a straight line is said to be in one dimensional motion. यदि किसी कण की गति एक सरल रेखा के अनुदिश हो तो ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ एन आंट, एक चींटी की गति, क्योंकि चींटी एक सरल रेखा की दिशा में चलती रहती है, एक सीधी रेखा में गति करती है। तो जो चींटी की गति होगी वो हमारी वन डायमेंशनल मोशन होगा, एक विमीय गति होगी। द मोशन ऑफ अ बिलियर्ड बॉल ओवर अ बिलियर्ड टेबल इज टू डायमेंशनल मोशन। एक बिलियर्ड टेबल पर एक बिलियर्ड बॉल की गति द्विविमीय गति कहलाती है। अभी हमने एक बिलियर्ड टेबल दिखा दी है, ये हमारी बिलियर्ड बॉल, और यहां पर हमारे पास में वो स्ट्राइकर है जिससे हम बॉल को धकेलते हैं, बॉल को पुश करते हैं। तो जैसे ही इस बॉल को आप टारगेट करोगे, जैसे इस बॉल को टारगेट करेंगे, ये बॉल इस बिलियर्ड टेबल के अंदर मूव करने लगेगी। तो इस टाइप से बॉल का मोशन होगा। तो यहां पर हमको दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट है, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। इसलिए ये जो मोशन होगा ये हमारा टू डायमेंशनल मोशन होगा। द मोशन ऑफ ए फ्लाइंग बर्ड इज 3D मोशन इन स्पेस। किसी उड़ते हुए पक्षी की गति त्रिविमीय गति कहलाती है, क्योंकि पक्षी या बर्ड हमारा स्पेस में मूव करता है, आकाश में उड़ता है, तो उसके लिए एक्स, वाई एंड थर्ड कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट और होगी जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जो मोशन होगा ये 3 डायमेंशनल मोशन होगा, त्रिविमीय गति होगी। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की प्रॉपर्टी क्या होगी? द फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुड बी रिजिड। निर्देश तंत्र दृढ़ होना चाहिए, निर्देश तंत्र दृढ़ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे टाइम पास हो वो टूट जाए या पिचक जाए। द सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम। तो सबसे सरल निर्देश तंत्र कार्तीय निर्देश तंत्र है, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम में हमको एक्स, वाई एंड जेड 3 कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हमारा सबसे इजी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये सबसे सिंपलेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बाकी इसके अलावा मैंने कहा है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, गोलीय निर्देश तंत्र होता है, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, या बेलनाकार ध्रुवीय निर्देश तंत्र होता है, जिसमें कोऑर्डिनेट r थीटा फाई एंड r फाई जेड होते हैं। अभी हमने एक कोऑर्डिनेट फ्रेम दिखाया है, यहां पर 3 एक्सेस x, y एंड z है। तो ये जो है हमारा दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम, और ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है इट रिप्रेजेंट्स राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम। यह चित्र दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र दर्शाता है। इसी टाइप से लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम भी होता है, वो हमारा कैसा होगा? वो इस टाइप से होगा। तो यहां पर एक्स डायरेक्शन हमारी इधर है। सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम। यह वामावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र है।
generally we use right-handed कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फ्रेम। सामान्यतः हम दक्षिणावर्ती कार्तीय निर्देश तंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर चलेंगे। अब ये हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखाया है, राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां पर कोई पार्टिकल है जो पॉइंट P पर है और इसके कोऑर्डिनेट या निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं, एंड इस पॉइंट P को ओरिजिन या मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा वेक्टर R है। इसको हम पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कहते हैं। सो इफ R is the position vector of P with respect to O, यदि बिंदु O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश R हो तो I cap X plus J cap Y plus K cap Z. Here I cap, J cap and K cap are unit vectors along X, Y and Z directions respectively. यहां I cap, J cap एवं K cap क्रमशः X, Y एवं Z दिशा में एकांक सदिश हैं। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इसका परिमाण निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालते टाइम हम स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर करते हैं। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो गुणांक हैं, जो कोफिशिएंट है, उनका स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे एंड लास्ट में हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस टाइप से हमको आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, परिमाण मिल जाएगा। अब यहां पर पहले पार्टिकल पॉइंट P पर था, इसका पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश R1 माना है हमने। कुछ टाइम बाद में यह पॉइंट Q पर पहुंच जाता है और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। अब P से Q इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यह विस्थापन है, जिसको हमने R से दिखाया है। वो क्या होगा? अगर इस ट्रायंगल में हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाते हैं, तो क्या आएगा? वेक्टर OP प्लस वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर OQ, या R1 प्लस R इक्वल टू R2, और यहां से R निकालोगे तो R आ जाएगा R2 माइनस R1। If the position of the particle changes with time, then displacement vector, यदि कण की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो विस्थापन सदिश, पहले पार्टिकल पॉइंट P पर था और अब पॉइंट Q पर चला गया है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेक्टर PQ हमको निकालना है। और अभी मैंने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बताया था कि वेक्टर R या वेक्टर PQ की वैल्यू आएगी वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। If R1 and R2 be the position of the particle at time
t1 and t2 respectively, then velocity of the particle, यदि r1 एवं r2, मैंने यहां पर बोल्ड लेटर से दिखाया है, आप इसको वेक्टर से दिखाओगे, यदि r1 एवं r2 समय t1 एवं t2 पर किसी कण की स्थितियां हो, तो कण का वेग v इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, क्योंकि वेलोसिटी या वेग होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, तो स्थिति में परिवर्तन अपॉन लिया गया समय हमारा वेग कहलाता है। सो v इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब r2 माइनस r1 को हम डेल्टा r लिख देते हैं एंड t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख देते हैं। तो ये हमको वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है, कण का वेग मिल गया है। अब Vm में डेल्टा r अपॉन डेल्टा t निकाला है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, कण का तत्क्षणिक वेग। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है या तत्क्षणिक मान निकालना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मीन्स बहुत कम टाइम के लिए जो वैल्यू होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू या तत्क्षणिक मान कहते हैं। तो कण का तत्क्षणिक वेग कैसे निकालोगे? उसके लिए हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते हैं, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं। तो अगर हम स्कूटर चलाएं, स्कूटर में स्पीडोमीटर जो स्पीड दिखाता है वो एक्चुअल में इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तत्क्षणिक मान है, क्योंकि टाइम के साथ में उसकी वैल्यू चेंज होगी और किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो रीडिंग हमको या वो वैल्यू हमको उस कांटे से दिखाई देगी, उस निडल से दिखाई देगी। सो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है तो इसको हम dr बाई dt लिखेंगे। सो v इक्वल टू dr अपॉन dt। सिंस वेक्टर r इक्वल टू i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z, अभी हमने ये पोजीशन वेक्टर लिया था, तो इस r की जगह ये वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। सो v क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। सो v इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। अब i कैप, j कैप एंड k कैप हमारी कांस्टेंट है, तो हमको x, y एंड z का डिफरेंशियल करना है। तो ये क्या आ जाएगा? i कैप dx बाई dt प्लस j कैप dy बाई dt प्लस k कैप dz बाई dt, और dx बाई dt को हम vx, dy बाई dt को vy एंड dz बाई dt को हम vz लिख सकते हैं। सो अगर ये वैल्यू लिखोगे तो वेक्टर v आ जाएगा i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz, और यहां पर vx, vy एंड vz कण की x, y एवं z दिशा में वेग होंगे। तो vx, vy एंड vz कण के क्रमशः x, y एवं z दिशा में वेग होंगे। सो vx, vy एंड vz represents the components of velocity in x, y and z directions respectively. If the velocity of the particle changes with time, यदि कण का वेग समय के साथ परिवर्तित होता है,
तो वेलोसिटी भी हमारी चेंज हो रही है, एंड चेंज इन वेलोसिटी से हमको एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन मिलता है, त्वरण या मंदन मिलता है। सो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ये त्वरण क्या होगा, a इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और इसको हम डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। अब अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तत्क्षणिक त्वरण निकालना है, तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 करेंगे। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, कण का तत्क्षणिक त्वरण, a इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t, और ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt। सो a इक्वल टू dv बाई dt। अगर हम dr बाई dt लिखते हैं, सो a होगा d बाई dt ऑफ dr बाई dt, और a इक्वल टू d2r बाई dt2। अब v अभी हमने ये निकाला था, एंड हमने कहा है कि एक्सेलरेशन या त्वरण होगा dv बाई dt, तो v की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करें, सो a इक्वल टू d बाई dt ऑफ i कैप dx बाई dt प्लस j कैप dy बाई dt प्लस k कैप dz बाई dt। अब i कैप, j कैप एंड k कैप कांस्टेंट है, तो हमको dx बाई dt का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। इसी टाइप से dy बाई dt एंड dz बाई dt का भी टाइम के साथ में डिफरेंशियल करना है। सो a इक्वल टू i कैप d2x बाई dt2 प्लस j कैप d2y बाई dt2 प्लस k कैप d2z बाई dt2। Since the frame of reference may not be always constant with the position of the observer, चूंकि प्रेक्षक की स्थिति के साथ निर्देश तंत्र सदैव विरामावस्था में नहीं होता है, it changes with the passage of time। इसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। सो टू कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन इवेंट इन अ रेफरेंस फ्रेम, वी मस्ट रिक्वायर एन एडिशनल कोऑर्डिनेट which is perpendicular to x, y and z coordinate, and this fourth coordinate is time। अब हमने कहा है कि टाइम के साथ में फ्रेम की पोजीशन चेंज होती है। इसका मतलब अगर किसी इवेंट या घटना का हमें पूर्ण विवरण देना हो, तो हमें एक अतिरिक्त निर्देशांक की आवश्यकता होगी, और ये जो अतिरिक्त निर्देशांक है, ये x, y एंड z कोऑर्डिनेट के परपेंडिकुलर होगा, x, y एवं z निर्देशांक के लंबवत होगा। और ये जो चौथा निर्देशांक है, इसको हम समय या टाइम कहते हैं। सो दिस फोर्थ कोऑर्डिनेट इज टाइम। तो मेनली हमको 4 डायमेंशनल स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, चतुर्विमीय आकाश की आवश्यकता होगी। तो x, y एंड z और साथ में फोर्थ कोऑर्डिनेट हम टाइम लेंगे। A reference frame containing 4 coordinates x, y, z and t is known as space time frame। तो वह निर्देश तंत्र जिसमें 4 निर्देशांक x, y, z एवं t होते हैं,
स्पेस टाइम फ्रेम या आकाश समय निर्देश तंत्र कहलाता है। सो स्पेस टाइम फ्रेम हमारा क्या होगा? वो फ्रेम जिसके अंदर 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो एक्स वाई जेड एंड टी होंगे, और या फिर आर एंड टी होगा। आर का मतलब एक्स वाई एंड जेड को हमने एक साथ में ले लिया है। The 4 axis defining a 4D continuum is known as space-time continuum। तो 4 अक्ष दर्शाने वाला 4D कंटिन्यूम हमारा स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहलाता है। नाउ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय एवं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। Any frame of reference in which Newton's laws of motion holds good and can describe the dynamics of the moving object is inertial frame of reference। तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति के नियम भली भांति संतुष्ट होते हैं तथा जिसकी सहायता से किसी गतिशील पिंड या गतिशील वस्तु की डायनेमिक्स को समझाया जा सकता है, वह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अच्छी तरह सेटिस्फाई होते हैं, वो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to an inertial frame are also inertial frame of reference। तो वे सभी निर्देश तंत्र जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गति करते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेग परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो जिस स्पीड से निर्देश तंत्र स्टार्टिंग में मूव कर रहा था उसी स्पीड से मूव करता रहता है, गति करता रहता है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ इनर्शिया इस जड़त्व के नियम का पालन करता है। और जड़त्व का नियम हमारा क्या है? इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, एंड इफ इट इज मूविंग then it will move with constant velocity until and unless an external force is applied on it। तो जड़त्व के नियमानुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, एवं यदि वस्तु गतिशील है तो वह उसी वेग से तब तक गति करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब यहां पर भी यही है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक नियत वेग से गति कर रहा है, इसलिए ये लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करता है, सेटिस्फाई करता है, जड़त्व के नियम का पालन करता है। सो इट इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या यह जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र अत्वरित निर्देश तंत्र होते हैं, क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम अगर होगा तो टाइम के साथ में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, समय के साथ उसका वेग परिवर्तित होगा। Let there is no external force acting on a body।
देन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में एम डी टू एक्स बाई डी टी टू इक्वल टू 0, क्योंकि एफ इक्वल टू एम में होता है और ए का मतलब डी टू आर अपॉन डी टी टू, और यहां पर एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, ये एक्स दिशा में बल कितना लगेगा, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू। वाई डायरेक्शन में फोर्स कितना लगेगा, एम डी टू वाई बाई डी टी टू, एंड जेड डायरेक्शन में कितना लगेगा, एम डी टू जेड बाई डी टी टू। अब हम कह रहे हैं कि वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो एक्स दिशा में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, वाई डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, एंड जेड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। सो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी टू इक्वल टू 0, एम डी टू वाई बाई डी टी टू इक्वल टू 0, एंड एम डी टू जेड बाई डी टी टू इक्वल टू 0। अब m हमारा कांस्टेंट है, तो तीनों में m से डिवाइड कर देते हैं, m से भाग दे देते हैं, से d2x अपॉन dt2 इक्वल टू 0, d2y बाई dt2 इक्वल टू 0, एंड d2z बाई dt2 इक्वल टू 0। से d2x बाई dt2 इक्वल टू 0, d2y बाई dt2 इक्वल टू 0, एंड d2z बाई dt2 इक्वल टू 0। तो x दिशा में त्वरण 0, y दिशा में त्वरण 0, एंड z दिशा में त्वरण 0। So acceleration along x direction is 0, acceleration in y direction is 0, and acceleration in z direction is 0। अब अगर इनका इंटीग्रेशन करें तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, तो यहां से मिलेगा dx by dt इक्वल टू ux इक्वल टू कांस्टेंट। dx by dt को हमने ux मान लिया है और हमने कहा है कि 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, सो ux इक्वल टू कांस्टेंट, यहां से आ जाएगा dy बाई डी टी, जिसको हम uy कह रहे हैं, इक्वल टू कांस्टेंट, एंड यहां से dz बाई डी टी इक्वल टू uz इक्वल टू कांस्टेंट। तो x दिशा में वेग नियत रहेगा, y दिशा में कण का वेग नियत होगा, एंड z दिशा में कण का वेग नियत होगा। सो x, y एंड z डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो हमने ux, uy एंड uz से रिप्रेजेंट की है। Thus, in the absence of external force, the body will move with a constant velocity. This is known as law of inertia. अतः बाह्य बल की अनुपस्थिति में वस्तु का वेग नियत रहता है, या वस्तु नियत वेग से गति करती है, तथा यही जड़त्व का नियम है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच फॉलो द लॉ ऑफ इनर्शिया इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वह निर्देश तंत्र जिसमें जड़त्व के नियम का पालन होता है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब अर्थ की बात करें तो पृथ्वी के लिए क्या है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स्ड टू द अर्थ इज नॉट एन inertial frame of reference, because the motion of earth around the sun is accelerated motion due to its orbital and rotational motion। कि पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष कक्षीय एवं घूर्णन गति करती है। यह गति त्वरित गति होती है, इसलिए पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र नहीं होगा। पर यहां पर अर्थ की स्पीड बहुत कम है, यह नेग्लिजिबल है। पृथ्वी का वेग अत्यंत कम है या नगण्य है, इसलिए
अर्थ के साथ में जो भी फ्रेम अटैच है उसको हम इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, बट ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल इफेक्ट द मोशन ऑफ अर्थ मे बी एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म, क्योंकि इन घटकों का प्रभाव अत्यंत कम है, इसलिए पृथ्वी की गति एक समान रहती है। अतः पृथ्वी से जुड़े हुए प्रत्येक निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र मानते हैं। नाउ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होगी, जड़त्वीय निर्देश तंत्र की आवश्यकता होगी, क्योंकि यहां पर गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो के जड़त्व का नियम हमारा संतुष्ट होना चाहिए। The equations relating the two sets of coordinates of the event in the two systems are called transformation equations। तो दो निकायों में किसी घटना के निर्देशांकों के समुच्चयों में संबंध दर्शाने वाले समीकरण रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। तो हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे और उन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर किसी इवेंट के कोऑर्डिनेट देखेंगे और उन कोऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी, रूपांतरण समीकरण होंगी। If the two systems happen to be Galilean or inertial, then the transformations are known as Galilean transformation। यदि ये दोनों निर्देश तंत्र गैलीलियन या जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं तो रूपांतरण समीकरण गैलीलियन रूपांतरण कहलाती हैं। अब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा ये है जो रेस्ट में है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अभी आपको दिख रहा था। फर्स्ट वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन O एंड सेकंड वाले का O डैश मान लेते हैं। फर्स्ट के एक्सेस एक्स वाई जेड एंड सेकंड वाले का एक्सेस एक्स डैश वाई डैश जेड डैश है। एक फ्रेम हमारा रेस्ट में है और दूसरा हम मूव कराते हैं। जो फ्रेम हमारा रेस्ट में है उसको हम एस और जो गति करता है उसको एस डैश मानते हैं। अब ये ब्लू वाला हमारा एक्स दिशा में गति करता है, इस फ्रेम को हम एस और इसको एस डैश मानते हैं। तो ये जो एस डैश है ये एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में v वेग से गति करता है। The equations relating the two sets of coordinates of the event in the two system are transformation equation। तो एक फ्रेम हमारा ये है, दूसरा फ्रेम हमारा ये है। कोई पॉइंट हम ले लेंगे या कोई घटना की हम बात करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट इस फ्रेम में देखोगे एंड उसी पॉइंट के या उसी घटना के कोऑर्डिनेट हम इस फ्रेम में देखते हैं और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन दिखाएगा, जो संबंध बताएगा, वो समीकरण हमारा रूपांतरण समीकरण होगा। If the two systems are Galilean or inertial, then the transformation are known as Galilean transformation। अब एक फ्रेम हमारा ये है, दूसरा फ्रेम हमारा ये है। अगर ये दोनों फ्रेम या दोनों निर्देश तंत्र हमारे जड़त्वीय हैं तो ये जो रूपांतरण समीकरण होंगे
ये हमारे गैलीलियन रूपांतरण होंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। अब हम कुछ केस लेते हैं। फर्स्ट है when s dash is moving with respect to s in positive x direction, जब s dash s के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में गति करता है। अब एक फ्रेम हमारा ये है, इसको हम s मानते हैं। दूसरा फ्रेम अभी जो हमने ब्लू दिखाया था वो है, एंड ब्लू वाला हम एस डैश कहते हैं, और हम कह रहे हैं कि एस डैश हमारा एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है। कि एस डैश हमारा मूव कर रहा है, ये एस और ये एस डैश है। एस डैश एस के सापेक्ष धनात्मक एक्स दिशा में v वेग से गतिशील है। अब ये कोई इवेंट है या कोई घटना हो रही है। इस इवेंट या पॉइंट को हमने P से इंडिकेट किया है। इस P का फ्रेम S के अंदर कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट P को हमने O से ज्वाइन किया है, और ये जो OP है ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, स्थिति सदिश हो जाएगा। इसको हमने R से इंडिकेट किया है, एंड इसी पॉइंट P को O' से हम ज्वाइन करते हैं। सो O' P हो जाएगा हमारा P का पोजीशन वेक्टर फ्रेम S डैश के अंदर, जिसको हम R डैश लिख देते हैं। अब पॉइंट P का फ्रेम S के अंदर कोऑर्डिनेट x y z, इसी पॉइंट P का फ्रेम S डैश के अंदर कोऑर्डिनेट x डैश y डैश z डैश हैं। अब टाइम t के साथ में फ्रेम हमारा यहां से यहां आ गया है। अब P का फ्रेम S के अंदर x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट x है, सो ये डिस्टेंस हमारी x होगी, और P का फ्रेम S डैश के रेस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट x डैश है, सो ये हो गया x डैश। अब यहां से यहां तक मीन्स O डैश, O डैश क्या होगा, फ्रेम S डैश ने जो टाइम t के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल की है वो हमारी O डैश आ जाएगी। और हम कह रहे हैं कि ये जो S डैश है ये v वेलोसिटी से मूव करता है, तो O डैश क्या आ जाएगा, vt। अब यहां से क्लियर है कि x इक्वल टू x डैश प्लस vt, सो x इक्वल टू x डैश प्लस vt। अब ये जो फ्रेम S डैश है ये y एंड z डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, इसका मतलब y इक्वल टू y डैश एंड z इक्वल टू z डैश होगा। अब यहां से x डैश निकालोगे तो x डैश आ जाएगा x माइनस vt, सो x डैश इक्वल टू x माइनस vt, y डैश इक्वल टू y एंड z डैश इक्वल टू z। अब ये जो रिलेशन है इनको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या गैलीलियन रूपांतरण। सो फ्रेम S से S डैश के अंदर ये जो इक्वेशन रिलेशन दिखाती है, these equations are known as Galilean transformation from S to S dash। S से S dash में गैलीलियन रूपांतरण हमारे ये होंगे, और ये जो रिलेशन है ये हमारे इनवर्स गैलीलियन होंगे फ्रॉम S डैश टू S। सो S डैश से S में उत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण हमारे ये समीकरण होंगे। So these equation represents the inverse Galilean transformation from S dash to S। S dash से S में उत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण हमारे ये समीकरण हैं। अब सेकंड केस लेते हैं। When S dash is moving with respect to S in any direction, जब S dash S के सापेक्ष किसी भी दिशा में गतिशील हो। अभी हमने
केवल एक्स डायरेक्शन में। जब एस डैश एस के सापेक्ष गति करता था उसकी बात की थी, अब एस डैश किसी भी दिशा में गति कर रहा है, तो ये हमारा एस, ये एस डैश, एस डैश एस के सापेक्ष किसी भी दिशा में गति करता है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से गति करता है। अब ये जो v है इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट vx, y डायरेक्शन में vy एंड z डायरेक्शन में अगर vz ले तो v क्या होगा, i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz। सो v इक्वल टू i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz। अब ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस फ्रेम में कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एंड इस फ्रेम में कोऑर्डिनेट हम एक्स डैश वाई डैश जेड डैश मान लेते हैं। अब P को पॉइंट O से ज्वाइन किया एंड P का फ्रेम S के अंदर पोजीशन वेक्टर R, इसी पॉइंट P का S डैश के अंदर पोजीशन वेक्टर R डैश, कोऑर्डिनेट P के फ्रेम S में एक्स वाई जेड एंड पॉइंट P के फ्रेम S डैश में कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश एंड जेड डैश है। अब यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। सो O से पॉइंट P की x दिशा में दूरी या x डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना होगा, x, एंड P का फ्रेम S डैश के अंदर x कोऑर्डिनेट x डैश है, तो ये x डैश, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट vx, तो h डैश x डायरेक्शन में जो t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आ जाएगा vxt, s डैश की y डायरेक्शन में डिस्टेंस vyt एंड z डायरेक्शन में डिस्टेंस vzt होगी। अब x इक्वल टू एक्स डैश प्लस vxt हो जाएगा, जो इस डायग्राम से क्लियर है। या अभी हमने जो निकाला था उसमें v को हमने vx कर दिया है। अब यहां पर फ्रेम y एंड z डायरेक्शन में भी मूव करता है, सो y इक्वल टू वाई डैश प्लस vyt एंड z इक्वल टू z डैश प्लस vzt। सो y हमारा ये आ गया है एंड z की वैल्यू ये आ गई है। अब यहां से x डैश निकालोगे, सो x डैश इक्वल टू x माइनस vxt, यहां से y डैश निकालोगे, सो y डैश इक्वल टू y माइनस vyt एंड यहां से z डैश आएगा z माइनस vzt। और ये जो रिलेशन है, दीज रिलेशंस आर नोन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेम S टू S डैश। सो निर्देश तंत्र S से S डैश में गैलीलियन रूपांतरण ये समीकरण दर्शाते हैं। सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम S टू S डैश, और ये हमारे इनवर्स गैलीलियन होंगे फ्रॉम S डैश टू S। So these relations are inverse Galilean transformation from S dash to S. So निर्देश तंत्र S dash से S में उत्क्रम गैलीलियन रूपांतरण हमारे ये समीकरण दर्शाते हैं। R के टर्म्स में लिखोगे तो R डैश इक्वल टू R माइनस VT हो जाएगा, और ये हो जाएगा R इक्वल टू R डैश प्लस VT, क्योंकि टाइम दोनों फ्रेम के अंदर सेम है, दोनों के अंदर टाइम हमने t माना है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दूरी का रूपांतरण किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी ये लंबाई का रूपांतरण। अब फ्रेम S के अंदर पॉइंट A1 का पोजीशन वेक्टर ये स्थिति सदिश हमने R1 माना है, एंड S के अंदर A2 का पोजीशन वेक्टर ये स्थिति सदिश R2 है। इन्हीं पॉइंट के फ्रेम S के अंदर पोजीशन वेक्टर
R1 डैश एंड R2 डैश माने हैं। अब फ्रेम S के अंदर अगर A1 एंड A2 के बीच की डिस्टेंस निकालोगे, दूरी निकालोगे, तो वो क्या आ जाएगा, D इक्वल टू R2 माइनस R1। एंड इस फ्रेम के अंदर निकालते हैं तो D डैश इक्वल टू R2 डैश माइनस R1 डैश। R डैश हमारा R माइनस VT होता है जो अभी हमने निकाला है। सो R1 डैश हो जाएगा R1 माइनस VT एंड R2 डैश इक्वल टू R2 माइनस VT। अब इन दोनों पॉइंट्स की फ्रेम S डैश के अंदर दूरी निकालनी है, लंबाई निकालनी है। सो D डैश इक्वल टू R2 डैश माइनस R1 डैश। सो D डैश हमारा ये हो जाएगा। अब R2 डैश की जगह R2 माइनस VT रखो, R1 डैश की जगह R1 माइनस VT रखो। सो D डैश इक्वल टू R2 माइनस VT माइनस R1 माइनस VT। जैसे इसको ओपन करोगे VT से VT कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बचेगा R2 माइनस R1 एंड R2 माइनस R1 हमारा D है। इट मीन्स D डैश इक्वल टू D। सो फ्रेम S के अंदर दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है, वही डिस्टेंस फ्रेम S डैश के अंदर उन पॉइंट्स के बीच में होगी। उन बिंदुओं के मध्य वही दूरी निर्देश तंत्र S डैश में भी होगी। इट मीन्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है और ये जो होगा इसको हम बोलेंगे इनवेरिएंट। अ डिस्टेंस और अ लेंथ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो गैलीलियन रूपांतरण में लंबाई या दूरी हमारी परिवर्तित नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, वेग का रूपांतरण। अब x डैश हमने x माइनस vxt निकाला था, y डैश हमने y माइनस vyt निकाला था एंड z डैश हमारा z माइनस vzt था। अब अगर इन इक्वेशन का डिफरेंशियल करें तो यहां से हमको मिलेगा dx डैश बाई dt इक्वल टू dx बाई dt माइनस vx। यहां से मिलेगा dy डैश बाई dt इक्वल टू dy बाई dt माइनस vy और यहां से मिलेगा dz डैश बाई dt इक्वल टू dz बाई dt माइनस vz। अब dx डैश बाई dt फ्रेम S डैश के अंदर x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है, वेग का x दिशा में फ्रेम S डैश के अंदर घटक dx डैश बाई dt है। इसी तरह से y एंड z डायरेक्शन में dy डैश बाई dt एंड dz डैश बाई dt होंगे एंड dx बाई dt x डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट है फ्रेम S के अंदर, निर्देश तंत्र S में वेग का x दिशा में घटक dx बाई dt, y दिशा में dy बाई dt एंड z दिशा में dz बाई dt है। r डैश इक्वल टू r माइनस vt है तो इसको हम लिख सकते हैं dr डैश बाई dt इक्वल टू dr बाई dt माइनस v। इफ the velocity of point P in frame S and S dash are v and v dash respectively, यदि बिंदु P का निर्देश तंत्र S एवं S dash में वेग क्रमशः v तथा v dash हो तो v इक्वल टू i कैप vx प्लस j कैप vy प्लस k कैप vz होगा एंड v डैश इक्वल टू i कैप vx डैश प्लस j कैप vy डैश प्लस k कैप vz डैश होगा। तो यहां पर हम vx डैश, यहां पर vy डैश एंड यहां पर vz डैश रख देते हैं, यहां पर vx, यहां पर vy एंड यहां पर vz रखो तो ये हो जाएगा vx डैश इक्वल टू कैपिटल Vx माइनस स्मॉल vx
वी वाई डैश इक्वल टू कैपिटल वी वाई माइनस वी वाई एंड वी जेड डैश इक्वल टू कैपिटल वी जेड माइनस वी जेड। ये जो वी एक्स वी वाई एंड वी जेड स्मॉल लेटर से दिखाए हैं, ये एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, वेग है। जबकि कैपिटल वी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है, कण के वेग हैं। और यहां पर रखोगे तो ये हो जाएगा वी डैश इक्वल टू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण का रूपांतरण। अब वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन अभी हमने निकाला है, उसका सिंपली हम डिफरेंशियल कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। लेट द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एच डैश आर ए एंड ए डैश रेस्पेक्टिवली। माना ए एवं ए डैश क्रमशः एस एवं एस डैश निर्देश तंत्र में किसी वस्तु के त्वरण हैं। सो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी एंड ए डैश इक्वल टू डीवी डैश बाई डी टी। अब वी डैश इक्वल टू वी माइनस स्मॉल वी था, तो यहां पर वी डैश की वैल्यू रखोगे, सो डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी। और ये क्या आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू डी कैपिटल वी अपॉन डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ स्मॉल वी। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए, और ये जो है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है, निर्देश तंत्र का त्वरण है। और हमने कहा है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, नियत वेग से गति करता है। तो dv बाई dt की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंस h डैश इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। चूंकि h डैश नियत वेग से गति करता है, इसलिए स्मॉल v इक्वल टू 0। सो dv बाई dt इक्वल टू 0। सो a डैश इक्वल टू d कैपिटल v अपॉन dt एंड d कैपिटल बाई एंड d कैपिटल v बाई dt equal to a. So a dash equal to a. It means गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है, कण का त्वरण परिवर्तित नहीं होता है, कण का त्वरण अनिश्चल होता है, इनवेरिएंट होता है। Thus the acceleration is invariant under the गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अतः गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत कण का त्वरण अनिश्चल रहता है, इनवेरिएंट रहता है। इसी टाइप से आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स भी ले सकते हो, बल का रूपांतरण भी ले सकते हैं। उसके लिए दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जैसे m से मल्टीप्लाई करोगे ये हमारा फोर्स बन जाएगा, बल बन जाएगा। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कोऑर्डिनेट फ्रेम क्या है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी की है। सो गुड बाय।